हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है छंद। आज हम छंद पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रस पर। हमने पिछली वीडियो में रस पर चर्चा की और आज हम छंद पर चर्चा करेंगे, छंद के बारे में जानेंगे। तो बात करें छंद की, क्या होता है छंद? जो छंद शब्द है, छंद शब्द किससे निकला है? छंद धातु से निकला है। और छंद धातु से निकला है, इसमें क्या है? असन प्रत्यय लगाया है हमने, तब बना है छंद शब्द। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं। तो ये क्या है? असन प्रत्यय है। छंद धातु में असन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? छंद शब्द बना है। इसका अर्थ क्या होता है? छंद धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। ठीक, तो छंद क्या है? छंद है, छंद का अर्थ माना जाता है प्रसन्न करना। बात करें अगर छंद के निर्माण की, तो ऐसा माना जाता है कि छंद का निर्माण किसने किया? छंद का निर्माण किया देवों ने। छंद का निर्माण देवों के द्वारा किया गया। ठीक, और अगर बात करें कि छंद के आदि प्रणेता कौन है, तो छंद के आदि प्रणेता कहे जाते हैं महर्षि पिंगलाचार्य। महर्षि पिंगलाचार्य को क्या कहा जाता है? छंद के आदि प्रणेता कहा जाता है। ठीक, तो जब इनको क्या है, महर्षि पिंगलाचार्य को छंद का प्रणेता कहा जाता है, इसीलिए छंद का दूसरा नाम क्या हो जाता है? छंद का दूसरा नाम हो जाता है पिंगलाचार्य को क्या कहा गया है? प्रणेता। तो इन्हीं के नाम पर इसका किसका? छंद का दूसरा नाम पड़ जाता है क्या? पिंगल शास्त्र। इसी वजह से हम इसको कहते हैं, छंद को कहते हैं पिंगल शास्त्र। ठीक, ऐसे ही अगर बात की जाए कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। छंद का सर्वप्रथम, अगर ये बेसिक नॉलेज है, मतलब बेसिक जानकारी है छंद के बारे में। अगर प्रश्न बन जाए कि छंद का निर्माण किसने किया, तो आप लगाएंगे देवों ने। अगर पूछा जाए छंद के आदि प्रणेता कौन है, तो आदि प्रणेता कहे जाएंगे आपके महर्षि पिंगलाचार्य जी। ठीक, और बात की जाए छंद का दूसरा नाम बताइए, तो छंद का दूसरा नाम हो जाएगा पिंगल शास्त्र। इसे हम पिंगल शास्त्र कहते हैं। और बात की जाए छंद का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। बेसिकली हमारे वेद कितने हैं? 4 हमारे वेद हैं, जिनमें जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना है। 4 वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हमारे 4 वेद हैं और सबसे पुराना माना जाता है क्या? ऋग्वेद। तो सबसे पुराने होने के बावजूद भी क्या है? छंद का यहाँ पर सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक, तभी तो कहते हैं कि इनका निर्माण किसने किया? देवों ने। तो ये होता है छंद। ठीक, अब बात करेंगे छंद के भेद कितने हैं। छंद के भेद के बारे में जानेंगे। बात करेंगे छंद के अंग की, तो छंद के अंग कितने हैं? छंद के अंग होते हैं 6। कौन कौन से? पहला है वर्ण, अक्षर और मात्राएं। इनको हम एक ही समूह में रखते हैं। गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है समूह या ग्रुप। तो पहला तो हो गया वर्ण, अक्षर या मात्रा। दूसरा हो गया गण, ये अंग हैं छंद के अंग। यति मतलब जहाँ रुकना होता है, रुकावट, विराम कह सकते हैं। तो तीसरा हो गया यति। चौथा है गति, इसको हम लय कह सकते हैं। ठीक, तुक क्या होता है आगे जानेंगे। और चरण को हम क्या कह सकते हैं? चरण को हम कह सकते हैं पद, या फिर हम कह सकते हैं पाद। ठीक, तो चरण कहें, पद कहें, पाद कहें, एक ही बात है। तो छंद के अंग हो जाते हैं 6। वर्ण, अक्षर या मात्रा, गण, यति, गति, तुक और चरण। अब बात करेंगे एक एक करके। वर्ण, अक्षर और मात्रा क्या हैं?
गण क्या होते हैं, यति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, तुक क्या होता है और चरण या पाद किसे कहते हैं। तो पहले बात करेंगे वर्ण या अक्षर की। तो वर्ण और अक्षर ये क्या है, किसी भी काव्य में छंद का, अलंकार का और आपके रस का, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग होता है काव्य में। तो किसी भी काव्य में अक्षर और वर्ण क्या होते हैं, इन दोनों को, अक्षर हो या वर्ण हो, इन दोनों को एक समान माना जाता है, इनमें कोई भेद नहीं माना जाता है। जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वर्णमाला में हमने जाना कि जो वर्ण होता है, वर्ण, ये वर्ण होती हैं स्वतंत्र ध्वनियाँ। ठीक, वर्ण, जैसे हम वर्ण की बात करें तो मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने पा लिखा तो यहाँ पर हलंत लगा दिया, तो ये वर्ण है। अगर मैं इसको अक्षर बनाऊं तो अक्षर में क्या होगा, मैं इसे पा लिखूंगी बिना हलंत का। तो इसमें क्या है, इसमें स्वर छुपा हुआ है। जब स्वर का जब किसी भी किसमें वर्ण में या व्यंजन में, इसको हम व्यंजन कह सकते हैं। जब किसी व्यंजन में क्या होता है, कोई स्वर सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो अक्षर कहलाता है। ये कहाँ पर पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे वर्णमाला में। लेकिन हम जब छंद में पढ़ेंगे तो क्या है, यहाँ पर या अक्षर आ जाए या फिर वर्ण आ जाए, इन दोनों को अलग नहीं मानेंगे, इन दोनों को एक समान माना जाता है। ठीक, तो एक समान मानेंगे इनको। ठीक, जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे अक्षर हो या वर्ण हो, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कमल लिखा है यहाँ पर, तो कमल में अगर मैं अक्षर या वर्ण गिनूं तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, कुल मिला के इसमें 3 वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए, या हम कह सकते हैं इसमें 3 ही क्या है, 3 वर्ण या 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। ऐसे ही जल, जल में क्या है, 2 ही तो इसमें वर्ण है, वर्णों की संख्या कितनी है, 2। और इसमें अगर अक्षर की बात की जाए तो अक्षर भी इसमें 2 है। तो इस तरह से जो वर्ण होते हैं और अक्षर होते हैं काव्य में, इनको एक समान माना जाता है। यहाँ पर हलंत वलंत का कोई झंझट नहीं होता। ठीक, अब मात्रा क्या होती है, मात्रा के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मात्रा की। अगर बात की जाए मात्रा की, तो मात्रा का प्रयोग कैसे होगा, अभी हमने जाना वर्ण और अक्षर का प्रयोग कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे कि मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है काव्य में। तो मात्रा का प्रयोग किया जाता है एक व्यंजन पर। ठीक, व्यंजन पर मात्रा कहाँ लगती है, व्यंजन पर लगती है। तो एक व्यंजन पर आया हुआ कोई भी स्वर, और मात्रा किसकी होती है, स्वरों की मात्रा चढ़ाई जाती है व्यंजन पर। तो एक व्यंजन पर आया हुआ कोई भी स्वर क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मात्रा किसकी होती है, स्वरों की मात्रा होती है। ठीक, जैसे मात्रा स्वरों की होती है और मात्रा होती है 2 प्रकार की। पहली है ह्रस्व मात्रा, या हम इसे कह सकते हैं लघु मात्रा। लघु मतलब छोटी मात्रा। तो इसका साइन कैसा होता है, इसका साइन होता है ऐसा, इसे हम बोलते हैं पाई। ठीक, तो ह्रस्व की बात की जा रही है, ह्रस्व की। और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर हैं हमारे अ, ई, उ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं 4। इनकी मात्रा आएगी तो ह्रस्व मात्रा होगी वो, और उसकी क्या लगाएंगे हम, पाई लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी मात्रा कौन सी है, दूसरी है हमारी दीर्घ मात्रा। दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। तो इसका साइन कैसा होता है, इसका साइन होता है ऐसा, इसे हम बोलते हैं वर्तुल। ठीक, तो ये कहाँ लगती है, ये लगती है दीर्घ आ पर, दीर्घ ई पर, दीर्घ ऊ पर, ए आई ओ औ, ठीक, तो इन पर लगती है। बाकी इन चारों को छोड़कर जो बचते हैं हमारे दीर्घ, तो इन पर लगती है। ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये हमने वर्णमाला में जाना है बेसिकली, पर हम अभी बात कर रहे हैं मात्रा की। तो ह्रस्व मात्रा हमारी ये जो स्वर है इनकी मात्रा आएगी, तो इनकी मात्रा को कहेंगे हम लघु मात्रा, जिसका साइन होता है ऐसा, इसको बोलते हैं पाई। और दीर्घ मात्रा होगी हमारी इस तरीके से
इसका साइन है, इसे बोलते हैं वर्तुल। तो दीर्घ मात्रा किस किस पर चढ़ेगी? आ की मात्रा मिल जाए, ई की मिल जाए, ऊ की मिल जाए, ए ऐ ओ औ अंग, इनकी मात्रा मिल जाए तो हमें दीर्घ मात्रा लगानी होगी। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इस पर हम मात्रा कैसे चढ़ाएंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई भी वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर जय है, ज है, तो जा में हलंत लगाया और ये तो बन गया व्यंजन, और हमने इसमें आ शामिल कर दिया, अब ये बन गया क्या? अक्षर। लेकिन हम क्या करते हैं, काव्य में हम अक्षर और वर्ण को एक ही मानते हैं। तो हम तो यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा है, जा में क्या छुपा है? आ छुपा है। तो आ की मात्रा क्या है? ह्रस्व होगी। तो यहाँ पर हम मात्रा लगाएंगे, पाई लगाएंगे। ठीक है, जय हनुमान, देखियो ये क्या है, इस पर इसमें आ छुपा है, छोटे ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ दीर्घ आ है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम वर्तुल, और यहाँ पर लगाएंगे पाई, यहाँ लगेगा वर्तुल, यहाँ लगेगा पाई। गुण छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये क्या है? ह्रस्व है, तो ह्रस्व पर पाई लगेगी, और यहाँ आ छुपा है, यहाँ भी पाई लगेगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ दीर्घ की मात्रा है, तो यहाँ पर लगेगा वर्तुल, और यहाँ पाई। अब देखिए गिनेंगे इनको, जो हमारी ह्रस्व मात्रा है इसको हम एक मात्रा गिनते हैं, और जो हमारी दीर्घ मात्रा है, जो हमारा वर्तुल है, इसकी काउंटिंग करते हैं 2। तो गिनते हैं 1 2 3 4, और इसको गिनेंगे हम 2। ठीक, तो कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल मिला के हमारी कितनी हो गई? 16 मात्राएं हो गई। तो इस तरीके से हम लगाते हैं मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं ये हमने जाना। ठीक, मात्राएं 2 तरह की होती हैं, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। अब हम बात करेंगे छंद के दूसरे अंग की। दूसरा है हमारा गण, इसे हम समूह कह सकते हैं। गण होता है समूह। तो गण क्या होता है? 3 वर्णों का, कितने वर्ण? 3 वर्ण, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। ठीक, और जो वर्णिक छंद हैं, वर्णिक छंद अभी हम पढ़ेंगे, छंदों के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, और हमारा एक और होता है मुक्तक छंद, या जिसे हम मुक्त छंद बोलते हैं। तो बात होगी वर्णिक छंदों की, आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है गण की। तो यहाँ पर क्या है, 3 वर्णों का समूह तो गण कहलाता है, और गण की जो गणना है वो कहाँ की जाती है? वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है, माने मतलब गिनती की जाती है। तो और बात करें गण कितने हैं? तो गणों की संख्या है 8 गण होते हैं। इसे एक सूत्र से समझेंगे, जैसे इसके लिए एक सूत्र है, गण को समझेंगे। कितने गण? 8 है। अब इस 8 को हम किस तरीके से समझेंगे? जैसे सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। तो देखिए अब हम इस सूत्र से 8 गण बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यमाता, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहला बनाएंगे यमाता। ठीक, दूसरा बनाएंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, फिर इतना लेंगे, तो ये हो जाएगा माता रा। तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे ताराज, ताराज। चौथा हो जाएगा राजभा, राजभा। चौथा हो गया राजभा। अब हम बात करेंगे 5वें की। तो 5वां बनेगा राजभा, और यहाँ हो जाएगा जभान, जभान। और 6वां हो जाएगा जभान भानस, भानस। 7वां हो जाएगा आपका भानस नसल, नसल।
और आठवां हो जाएगा सलगा। सलगा। तो हमने कैसे बनाए 8 जो गण है हमारे, पहले हमने 3 वर्णों को एक साथ लिया तो बन गया यमाता। फिर हमने जब दूसरा बनाया तो इसमें से एक छोड़ दिया, फिर हमने लिया मातारा तो दूसरा बन गया। फिर हमने एक छोड़ा, आगे बढ़ गए एक पर, तो यहाँ से ले लिया ताराज। फिर हमने क्या है चौथे में क्या किया, फिर हमने ये क्या छोड़ दिया, इसमें ता छोड़ दिया, फिर ले लिया हमने राजभा। राजभा हो गया। फिर लिया हमने जभान, यानी यहाँ से लिया जभान, फिर एक छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, मतलब इसी से बन गए हमारे 8 गण। तो देखिए गण होते ही 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं, और इनमें क्या है 3-3 वर्ण हैं, तो ये एक गण है। 3 वर्णों का समूह है तो एक गण बन गया, और गण बना दिए हमने 8। अब इनका नामकरण कैसे होता है, तो देखिए ये क्या है, ये एक गण है तो हमने लिखा है यहाँ पर गण, लेकिन ये कौन सा गण है, ये या से शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा यगण। ठीक, ऐसे ही ये दूसरा गण है, दूसरा गण है तो ये किससे शुरू हो रहा है, मा से, तो ये हो जाएगा मगण। ऐसे ही ये हो जाएगा तगण, और ये हो जाएगा रगण। रगण क्योंकि ये रा से शुरू हो रहा है। ये हो जाएगा जगण, और ये हो जाएगा भगण क्योंकि भा से शुरू हो रहा है, और 3 वर्णों का समूह है इसीलिए हम इसे कहेंगे गण। ऐसे ही ये हो जाएगा नगण, और ये हो जाएगा सगण। सगण। तो इस तरीके से हमारे गण होते हैं, क्या होते हैं, 3 वर्णों का समूह कहलाता है गण, और गणों की संख्या होती है 8, जो इस प्रकार है। अब हम बात करेंगे आगे, तीसरा है हमारा यति। इसे हम कह सकते हैं रुकावट, या इसे कह सकते हैं रुकना या विराम। तो यति को हम क्या कहते हैं, रुकावट कहते हैं। यति होती क्या है, जब काव्य में क्या मिले, अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग होता है, वहां क्या होता है, वहां यति पाई जाती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिल गया हमको अल्प विराम, तो यहाँ पर ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई यति, यहाँ पर रुकना हुआ थोड़ा सा। पानी गई ना उबरे, तो यहाँ पर मिल गया हमको अल्प विराम, ये होती है हमारी यति। मोती मानस चून, तो ये जो यति होती है यही इसी से डिसाइड होता है कि काव्य में कितने चरण हैं या कितने पद हैं। तो यति इसको कहते हैं जो रुकना होता है थोड़ा सा, या फिर हमारा जो कोमल होता है, अल्प विराम होता है, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये गति कहलाती है। तो यति होती है हमारी, जिसे हम रुकावट कह सकते हैं। जब काव्य में किसका अल्प विराम का प्रयोग होता है तो वहां पर यति पाई जाती है, तो इस तरीके से हो जाएगी यति। बात करें गति की, जिसे हम कह सकते हैं लय। तो गति क्या है, जब किसी काव्य में क्या हो, किसी शब्द को खींचा जाए, यानी लंबा खींचा जाए किसी शब्द को, तो वहां पर क्या होता है, वहां गति होती है। यहाँ हम कहें कि हम लय में गाकर किसी काव्य को गाएं तो उसमें शब्दों को खींचा जाता है, तो वहां पर होती है क्या, गति। जैसे उदाहरण की बात करें, अभी हम इसे सामान्य भाषा में पढ़ें तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये हमने वैसे ही पढ़ लिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें लय या गति का कुछ मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसको गाकर पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे लय होती है हमारी ऐसी वाणी बोलिए, तो इसे हम गाएंगे कैसे, ऐसी वाणी बोलिए। तो क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बोलिए, तो हम क्या है, शब्दों को खींच रहे हैं, यानी स्वर में गा रहे हैं, लय में गा रहे हैं, तो वही होती है हमारी लय। मन का आपा खोए, तो खोए क्या हुआ, हमने ये खींचा ये शब्द। ऐसे ही औरन को शीतल करे, जैसे गाएंगे, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। तो क्या है, यहाँ पर हमने शीतल होए, इसको क्या है, खींचा,
जब किसी, यहाँ पर क्या है, परिभाषा क्या कहती है, शब्द को खींचा जाता है यानी लंबा खींचा जाता है, लय में गाते, स्वर में गाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा गति, वहाँ पर पाई जाती है गति, जिसे हम लय कह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4। अब हम बात करेंगे 5वें अंग की। 5वां अंग है हमारा तुक। 5वां अंग क्या है, तुक। तुक क्या होता है, किसी काव्य में प्रथम पंक्ति का अंतिम अक्षर और द्वितीय पंक्ति का क्या है, अंतिम अक्षर, यानी दोनों लाइनों के, पहली और दूसरी लाइन के अंतिम अक्षर कैसे हो, यदि एक समान है, यदि कैसे हैं, समान है, वहां होगा तुक, वहां पर तुक पाया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यहाँ पर देखिए, ये पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का यहाँ पर अंतिम अक्षर देखिए, अंतिम अक्षर क्या है, रा है, खैर। और दूसरी पंक्ति है, इसका अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पर जैसे बैर, तो रा और रा। पहली पंक्ति का क्या है, अंतिम अक्षर क्या मिल गया, रा मिल गया, और दूसरी का क्या मिल गया, अंतिम अक्षर, दूसरी का मिल गया रा। तो कैसे हैं, दोनों समान हैं, तो इसको कहेंगे तुक। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की बात करें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या मिल गया, यहाँ पर वा मिल गया। पहली पंक्ति का अक्षर क्या है, लास्ट वाला बा है। पल में परलय हो यगी बहुरी करेगा कब, तो यहाँ मिल गया बा। तो ये दोनों अक्षर, पहली पंक्ति का और दूसरी पंक्ति का जो लास्ट वाले अक्षर है, कैसे ही एक समान है, तो इसे कहते हैं हम तुक। इस तरीके से हो जाता है हमारा तुक। अब करेंगे हम 6वें अंग की बात करें अगर 6वें अंग की, तो 6वां अंग क्या है हमारा, चरण या पाद या हम पद। चरण कहें, पद कहें, पाद कहें, एक ही बात है। ये क्या होते हैं, जब किसी काव्य में क्या हो, जहां पर क्या मिले हमको, अल्प विराम मिले या फिर यति, अल्प विराम को ही हम यति कहते हैं, या अल्प विराम मिले या फिर यति का प्रयोग हो, तो वहां पाई जाती है, क्या पाया जाता है वहां पर एक चरण पाया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे। और चरण के भेद कितने होते हैं, चरण के 2 भेद होते हैं। चरण के भेद कितने होते हैं, 2 इसके भेद होते हैं। जैसे समचरण, सम कौन से होते हैं, सम संख्या कौन से, 2 4 6 8 10 इस तरीके से होते हैं। तो समचरण जैसे दूसरा चरण और चौथा चरण, ये कहलाता है समचरण। और विषम चरण दूसरे नंबर पर क्या है, विषम चरण, तो ये कहलाता है पहला चरण होगा और तीसरा होगा। पहले और तीसरे को कहेंगे विषम और दूसरे और चौथे को कहेंगे समचरण। तो क्या होता है चरण, किसी काव्य में कहाँ क्या मिले, अल्प विराम मिल जाए, या फिर हम इसको यति या कह सकते हैं रुकावट, जहाँ पर रुकावट मिले वहाँ पर होगा चरण, एक चरण हो जाएगा वहाँ पर। चरण के भेद यानी चरण 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है, समचरण, जहाँ पर दूसरा और चौथे चरण की बात हो तो समचरण कहलाएगा वो, और यहाँ तीसरे की या पहले की बात हो तो वो कहलाएगा विषम चरण। तो जैसे मैं लिख के बताऊँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे रहीमन धागा प्रेम का, जगह कम पड़ रही है, अभी बाद में बात करेंगे इस पर। तो पहले ये समझ लेते हैं, चरण के 2 भेद होते हैं, समचरण विषम चरण। प्रत्येक छंद में कम से कम क्या पाए जाते हैं, बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु की, प्रत्येक छंद में क्या पाए जाते हैं, कम से कम 4 चरण तो अवश्य मिलेंगे, 4 चरण पाए जाएंगे। तथा जो छंद 2 छंदों से, जैसे सोठा, रोला या सवैया वगैरह से मिला के, 2 छंदों को मिला के एक छंद बना दिया जाता है, तो 2 छंदों के योग से जो छंद बनता है वहां पर कितने चरण मिलेंगे, वहां आपको मिलेंगे 6 चरण। ठीक, तो किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण तो अवश्य मिलेंगे। अगर कोई भी छंद 2 छंदों के मेल से बनाया गया है तो वहां पर क्या होता है, वहां 6 चरण पाए जाते हैं। ऐसे चरण के स्वरूप की बात करें तो चरण के 2 स्वरूप होते हैं, कितने, 2 पंक्तियों में पाया जा सकता है, जहां पर चरण कई पाए जाएंगे लेकिन पंक्तियां यानी लाइनें 2 मिल सकती हैं, या फिर हमको 4 लाइनें मिल सकती हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी, किसके चरण की बात कर रही थी, तो चरण क्या होते हैं,
जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख के बताती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रहमन धागा प्रेम का, यहां पर लग गया विराम यानी अल्प विराम, यति लग गई। मति तोरो चटकाए, चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाए। देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे हम चरण की। तो यहाँ पर रहमन धागा प्रेम का, यहाँ पर ये जो हमारा ये है, ये हो गया हमारा एक चरण, यहाँ पर यति मिली है तो ये हो गया पहला चरण। मति तोरो चटकाए, ये हो गया हमारा दूसरा चरण। और टूटे से फिर ना जुड़े, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तीसरा चरण। और ये हो जाए क्योंकि यहाँ पर यति मिली है ना, और ये हो जाएगा चौथा चरण। तो इस तरीके से जो हमारी अल्प विराम यानी यति, या हम कह सकते हैं जो हमारी रुकावट है या अल्प विराम है, जहाँ पर ये अल्प विराम पाया जाता है तो ये क्या करता है, ये चरण विभाजित कर देता है। तो ये यहाँ पर एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा। तो देखिए ये दूसरा है और ये चौथा है, तो ये कहलाएंगे आपके समचरण। और ये पहला और तीसरा, ये तीसरा है और ये पहला है, तो ये कहलाएंगे विषम चरण। तो इस तरीके से ये होता है चरण। तो हमने जाना अंग के छंद के अंग जाने, अंग कितने ही 6 जिन पर हमने बात की। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारे छंद के भेद हैं। तो अब हमने इतनी सारी जानकारी प्राप्त की, तो हम जब सीखेंगे आगे समझेंगे तो हमको समझ में अच्छे से आएंगे और हमें परेशानी नहीं होगी कुछ भी समझने में। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।